अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन ज़ेड फार्म से और आज हम मौजूद हैं गोटलैंड फार्म पे। और ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी शाह साहब का हम आपको इंट्रो कराते हैं। शाह साहब गोटलैंड फार्म के ऑनर हैं और आपने यूट्यूब पे इनको अक्सर जगह पे देखा होगा। तो शाह साहब का तारुफ जो है, शाह साहब का ब्रांड ही गोटलैंड फार्म है जो इनका तारुफ कराता है। फिर भी शाह साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब थोड़ा अपना तारुफ करवा दें फिर भी व्यूअर्स को। तारफ़ तो आपने करवा दिया जी। जी जी। तो हसन नाम है जी मेरा, लाला मूसा अपना शहर है। तिहामा गांव का नाम है जिस पे बैठे हुए हैं THEM में। सऊदी अरब में एक शहर है, उसका नाम है जगह, उसके नाम पे ये जगह सही है हो जी। गया। अपने यहाँ बकरियों का फार्म है और इधर आप तशरीफ ला के जी लेके आए जी। हैं फैसलाबाद। जी बिल्कुल। तो ये सारी बात है। ठीक हो गया। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि आपको ये गोट फार्मिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? 2017 में शुरू की थी। 2017 में शुरू हाँ किया जी। आपने? तो एक क्वेश्चन मेरा और आता है कि आपने गोट फार्मिंग ही क्यों सेलेक्ट किया? आपने गाय की फार्मिंग क्यों नहीं की? और मतलब कि और भी काफी डिफरेंट तरीके की फार्मिंग है। बस वो पंजाबी भी कहते हैं जिथे मुकद्दर आ रहे हुण बंदा उत्थे तुर पैंदा है। तो बस ये बकरियां सामने आ गई हाँ जी। उस दौर में 2015 16 17 में जी यूट्यूब का नया नया दौर था। जी। जी उस वक्त जो गोट फार्मिंग के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा थे नेट जी। पे। जी उस वक्त अक्सर लोग ये सुनने में उसमें कहते थे कि डैडी बकरियां रखें और लाखों कमाएं, जी। करोड़ों जी कमाएं, बिल्कुल। 6 पाँच पाँच बच्चे देती हैं ऐसे वैसे। ओ तो जी जी। देखते देखते हम भी इस तरफ माइल हो गए। हम्म। ये इस तरह इसका आगाज़ किया। तो शाह साहब, आपने देखें जितना मैं अभी तक आपको समझा हूँ कि वीडियोस वगैरह देख के मेरी तो मुलाकात आपकी, पहले आप थोड़ा ना टेक्निकल बंदे हैं। आप जी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आपकी अक्सर वीडियोस मैंने देखी है, आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को, आप मतलब फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख के बात करते हैं। तो जब आपने ये बिजनेस शुरू करना था, तब आपने फैक्ट्स एंड फिगर देखे नहीं, आपने कंपैरिजन नहीं किया जो काऊ की डेयरी है या बकरी बकरी की डेयरी की तरफ अगर आप जाना चाह रहे थे या बकरी की ब्रीड की तरफ जाना चाह रहे थे? काऊ की डेयरी में जो ROI है वो ज़्यादा जल्दी है और प्रॉफिटेबल है, बजाय कि आप इतना टाइम बकरी पे इन्वेस्ट करें फिर बाद में उसके उसे प्रॉफिटेबल बनाएं। तो आपने ये चीज़ें कंपेरिजन नहीं की? असल में देखिए उस वक्त तो किसी के तसव्वुर में नहीं था कि ये गोट डेयरी होती है। जी क्योंकि आज तक भी अक्सर लोगों को 98% लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ये डेयरी सेक्टर है। जी। जी बंदे लोग इसे सब यही समझते हैं कि ये गोश्त वाला जानवर है जी। जी और गोश्त के लिए पाला जाता है और ये 3 3 4 4 बच्चे देता है और ये गोश्त के लिए बेचेंगे, कसाई को बेचेंगे। ये जी। आज भी तस्वर वही है। जी जी। अब हमने शुरू किया, हमारा भी तस्वर यही था हम्म कि बकरियां बस रखेंगे, बच्चे आएंगे, वो बच्चे बिक जाते हैं आगे, तो हम्म। इस तरह मुनाफा इससे कमाया जाता है। जी जी। लेकिन जब वो वक्त के साथ साथ करते गए तो पता चला ये तो डेयरी सेक्टर है। जी जी। तो कोई भी डेयरी सेक्टर है उसमें आपका जो खर्चा होता है वो दूध से आप निकालते हम्म। हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उससे निकालते हैं। जी जी। तो जो आपका फ़ायदा होता है, रेवेन्यू होता है, जी मुनाफा जी। होता है आपका, वो आप जानवर जब बेचते हैं जी जी। तो बेशक आप पेरेंट फ्लग बेचें या आगे बच्चे बेचें या आप कह लें कलिंग में जी जो जी। जानवर आते हैं वो बेचें या हम्म। बकरे बेचें, समथिंग कुछ भी है, जी जी। तो वो आपका मुनाफा होता है। हम्म। तो ये तो एक इतने साल करने के बाद पता चला ये तो डेयरी सेक्टर है। दे ही सकते जब हैं। तक इसमें दूध को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे हम कमा ही नहीं तो सकते। कमा ही नहीं सकते। तो शाह साहब, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में सिर्फ गो फार्मिंग चल रही है, इसके मेन मॉडल्स कौन से चल रहे हैं जिन पे अक्सर लोग काम कर रहे हैं या इंटरनेशनली रिकग्नाइज है कि ये मॉडल्स होते हैं गॉड फार्मिंग करने के? नहीं, गोट क्योंकि एक डेयरी एनिमल है, इसका जी एक मॉडल है एक ही मॉडल। कि ये रख के आपने इससे दूध लेना है और उस दूध को प्रोसेस करके बेचना जी जी। है या एज इट इज दूध को पैक करके बेच देना है। तो शाह साहब जी, बात कर रहा हूँ जी कि जो इसमें जो मीट का मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं समझते आप उसको? नहीं, इसमें मीट का मॉडल कैसे हो सकता है? जी। अब कभी आज तक सुना आपने कि किसी ने बंदे ने गाय गाय रखी है मीट के लिए या भैंसें रखी हैं ये मीट के लिए? नहीं। बिला मकसद सी बात है ना, जी ये जी। दूध देने वाला जानवर है, हम इसे दूध के लिए रखते हैं। सही सही सही। जो इसमें प्रॉफिट है वो इसके गोश्त में ही है जी जी अल्टीमेटली। बिल्कुल। लेकिन वो गोश्त उस शक्ल में प्रॉफिट आता है गोश्त से जब हम दूध से खर्चा निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं सही। जब दूध को छेड़ते ही नहीं हम्म तो वो गोश्त वाला प्रॉफिट तो सारा उधर लग गया। हम्म। तो एंड पे प्रॉफिट क्या है, वो तो पल्ले से पड़ जाता है ना। हम्म। तो शाह साहब, आपने ये बेसिकली फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने डेयरी मॉडल के थ्रू ही इसको मतलब लेके चले हैं हाँ, 6 साल से? लेके चलेंगे तो फिर ही हाँ जी। मतलब को कामयाब होंगे, वरना कोई कामयाबी नहीं। सही हो गया। तो शाह साहब, आपने
इसको मतलब प्रॉफिटेबल बनाते मतलब आपको कितना टाइम लग गया इस पूरे प्रोसेस को, डेयरी को प्रोसेस बनाता है मतलब इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल करते हुए? देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात है, अभी हम प्रॉफिट में नहीं है। नहीं है। अभी आप कह लें कि ब्रेक इवन पे भी मुश्किल पहुँचे हैं, वो भी आप कह रहे हैं हो सकता है ना ही पहुँचे हों। जी जी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीने में हम कम से कम ब्रेक इवन पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह की अब हमने इसके दूध का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सही। इस साल हमने इसके दूध से घी बना लिया जी जी। और घी हमने पैक कर लिया, चंद दिनों तक उसकी लॉन्चिंग है। जी। तो वो देसी घी की बात कर रहे देसी हैं? घी। जी। तो वो जो अभी आप अगर ऑनलाइन स्टोर हैं उस पर अगर देखें तो वो मैंने ऑनलाइन स्टोर एक चेक किया था, उस पर 28,000 रुपये किलो बिक रहा था। हाँ। हाँ, बड़ा महंगा होता है। हम्म। तो अच्छा, हमने उससे काफ़ी सस्ता यानी कि 12,000 रुपये केजी के हिसाब से इसकी लॉन्चिंग करनी है। उसमें 3 पैकिंग्स होंगी, एक पाव की, आधा किलो की और 1 किलो की। तो ये फ्री होम डिलीवरी हम देंगे। तो जी जी। कहने का मकसद ये है कि हमने कुछ इस पे काम शुरू कर दिया। कर दिया बिल्कुल। हाँ, मतलब एक जब तक इसकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे आप गोट डेयरी से फ़ायदा नहीं ले सकते। तो शाह साहब ये तो चले अपनी जो मैंने जो सुना है या मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का है कि जो अपने यहाँ पे अमृतसरी बीतल है या जो बीतल की कोई भी स्ट्रेन है, दूध में सारी ब्रीडों से बेहतर यही है सुनने में मुझे जो अभी तक आया कि दूध इनका अच्छा होता है। पर जब हम इंटरनेशनल मॉडल्स को देखते हैं या उनके गोट फार्म्स को देखते हैं उनकी मतलब कि उनकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। वो अपनी एक एक गोट से 10-10 किलो दूध लेते हैं एक दिन का, जिस तरह सैनन या अल्पाइन से। तो हमारी जो पाकिस्तान की रिसर्च है या जिस तरह के अपने इदारे हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं, अभी तक उस साइड पे क्यों नहीं लेके जा रहे कि हम इसको जिद्दत लेके आए इस चीज़ में, जेनेटिक्स चेंज करके अपनी ही ब्रीड को आगे बेहतर करें? असल में पाकिस्तान आपको पता है एक तरक्की पजीर मुल्क है। जी जी। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई फंड्स ही नहीं है। जी जी। जो होते हैं वो सारा करप्शन की नज़र हो जाते हैं, थोड़े जी। बहुत होते हैं जो। आपको पता है हमारा तो मुल्क वैसे दिवालिया निकलने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस मुल्क में जहाँ पे लोगों को दाल रोटी नहीं पूरी होती, वहाँ जी। पे उन्होंने बकरी का दूध क्या लेना क्या है या लेना क्या है? पीना है या इसकी बिल्कुल। क्या सेहत बननी है। जी जी। हम इसकी अहमियत या इसकी वैल्यूज़ को समझ ही नहीं पाते हम्म। कि जहाँ पे हमारे पास परचेजिंग पावर ही ना हो। जी जी। तो आपने एडवेंचर क्या करना है, आपने चेक क्या किसी चीज़ को करना है। हम्म। मतलब अगर हम जाते हैं शॉपिंग सेंटर में जी जी। तो हमें सामने शेल्फ पे गाय का भैंस का दूध मिलता है, बकरी का मिलता है, ऊँटनी का मिलता है। जी जी। अगर हमारी परचेजिंग पावर है तो हम ट्राई करेंगे। बिल्कुल। उसकी जो आप कह लें वैल्यूज़ होती हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़, वो सारी देखेंगे। जी जी। ऊँटनी का दूध चेक करेंगे, समथिंग जिनका भी होता है। टेस्ट रन देंगे इसमें। हाँ, टेस्ट करेंगे कि हमारी परचेजिंग पावर है। उसमें फिर क्या होता है कि उसमें आपके क्लाइंट बनते हैं, फिर कस्टमर्स बनते हैं। बिल्कुल। जब उनकी परचेजिंग पावर होती है फिर वो ट्राई करते हैं, एडवेंचर करते हैं कि देखें क्या होता है। क्या होता है बिल्कुल। तो इस मुल्क में हम एडवेंचर तो कर नहीं सकते फ़िलहाल। वैसे यहाँ पे हैं ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं। तो मसला ये है कि उन तक पहुँचने के लिए भी एक पीछे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए बिल्कुल। अरे ब्रांडिंग के बगैर आप बेच नहीं सकते। नहीं बेच सकते। ब्रांड वो होता है जो जिसकी आप सप्लाई दे सकें बिल्कुल। और सप्लाई आपने पूरा साल देनी होती है। जी जी। तो उसके लिए पीछे आपके पास हर्ड होना चाहिए, बाकायदा एक फार्म होना चाहिए, एक मिल्किंग प्रोसेसिंग यूनिट होना जी चाहिए। जी। करोड़ों रुपए की उस पे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। और अब इन्वेस्टर जो है ना इस हमारे जैसे मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा जी रहा है जी। और गरीब मुल्क है, उसमें कहाँ पे आके कुल लोग यहाँ पे नहीं डेयरी करते। में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी बकरी में। बिल्कुल। जी शाह साहब, मैं ना इन्वेस्टमेंट से आपकी बात याद आ गई। मैं कल ही एक बंदे की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अगर आपने गोट फार्मिंग करनी है तो आपका साइड पे कोई मुस्तहकम बिजनेस होना चाहिए, तो फिर ही आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैं अभी आज शाह साहब आपका भी देख रहा हूँ सेटअप, माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपका बैक एंड पे कोई इस तरह का सेटअप है जो आपको सपोर्ट कर रहा है इसको चलाने के लिए? लेकिन ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, जी जी। जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होती है वहाँ पे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। नहीं होते बिल्कुल। और आप एज अ इन्वेस्टर काम कर लेते हैं या बार्गिंग कर लेते हैं, बैंक से ले लेते जी हैं जी। या कुछ अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। तो एक बिजनेस मॉडल पहले एग्जिस्टिंग होता है। जी जी। आप उसमें पैसा लगाते हैं, उसके एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, उसकी मार्केट मौजूद होती जी है, जी। आप उसी वक्त कंपटीशन में आ जाते हैं। जी जी। अब कंपटीशन का फ़ायदा क्या होता है हम्म। कि अब मार्केट में जो गाय का दूध कितनी कंपनियों का है। हम्म। ठीक है, अगर आप एक ब्रांड बनाते हैं जी जी। तो अब मतलब हलीब का अगर 200 रुपये लीटर है, मुझे नहीं पता क्या कीमत जी है, जी। तो ओलपर्स का हो सकता है 210 रुपये हो। जी जी। और भी कंपनियाँ हाँ जी, हाँ जी, नहार है और काफ़ी हाँ, ज़्यादा। 190 हो। हाँ जी। मतलब आपके सामने सारी पोजीशन होती है। जी जी। आपके सामने जो फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, कह लें टेक्नीशियंस होते हैं, जी जी। मार्केटिंग के बंदे सारे होते हैं, उनको पता होता है कि ये इधर से ये चीज़ इतने की मिलती है। जी जी। मतलब आपने फार्मर से 80 रुपये किलो उठाना है। जी जी।
आपको कैरेज इतना पड़ेगा, प्रोसेसिंग कास्ट इतनी है, पैकिंग कास्ट इतनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट इतनी है, आगे आपने बेचना इतने का जी जी रिटेल में, वो तो डिफाइन मार्केट है। बिल्कुल उसमें तो इन्वेस्ट पैसा आया, उसी वक्त एक्सपर्ट्स आए, जी जी पैसा रोलिंग में आ गया 2-4 महीने। हाँ जी इजीली आ गया। जब आपने एक सेक्टर ही डेवलप करना है, जी जी ज़ाहिर है उसमें तो आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए। या तो आप बाहर से एक्सपर्ट्स मशीनरी सारा मॉडल ले गए हाँ जी यहाँ पे लगा के उसी वक्त उसकी ब्रांडिंग शुरू कर दें। अब मसला ये आता है कि पाकिस्तान में बकरियां जो है ना, उनकी इंपोर्ट पर भी पाबंदी है। अच्छा तो आप बाहर से बकरियां नहीं मंगा सकते, जी जी तो इसलिए बकरियां आपने यहाँ से इकट्ठी करनी है। अब यहाँ पे क्या है, किसी का कान नहीं तो किसी का नाक नहीं है, पूछल नहीं किसी की। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 किलो वाली है, कोई 4 किलो वाली है, कोई 1.5 किलो वाली है, कोई कैसी है हाँ जी सारा मिक्स माल चल मिक्स रहा है। माल जा रहा है सही। तो इसलिए आप क्या क्या करेंगे? देखो हमें भी इन्हीं मुश्किलात का सामना है कि बस किए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि कार करके बंदा बस छोड़े ना किसी काम को, तो उसे मंजिल मिल ही जाती है। मिल ही जाती, कंसिस्टेंसी चाहिए कोई भी अब बिजनेस देखिए, हो। हमने कराची जाना हो जी जी तो सबसे बेहतर तरीका हवाई जहाज़ का, जी उसके बाद ट्रेन है। अपनी गाड़ी में जाएंगे तो हाँ फिर भी थक जाएंगे जी चला जी चला के, बिल्कुल लेकिन लोग हज करने भी पैदल जाते रहे जी हैं, बिल्कुल तो वो भी पहुंच ही जाते थे। जी। तो जब बंदा इरादा कर लेता है ना मैंने काम करना है, तो वो छोड़े ना, तो एक वक्त आता है कि वो अपने रास्ते तलाश कर ही लेता है। पर तब तक हमने उस काम को उस पे इन्वेस्ट करने के लिए कोई कंसिस्टेंसी जो पैसे की, जो आपके घर को भी डिस्टर्ब ना कर रही हो, तो फिर बैकअप तो चाहिए होता है ना इस चीज़ के लिए। मतलब कि आपका सेकंड बिजनेस कोई अच्छा चल रहा होगा फिर ही आप करेंगे। देखिए वो जी एक अलग बात हाँ है, जी जब इंडस्ट्री मौजूद है हाँ जी फिर आपको टेंशन नहीं होती। नहीं होती फिर आपने पैसा लगाया, 2-4-6 माह में आपका सेटअप रन हो गया, जी जी आपकी सर्कुलेशन शुरू होगी। हाँ जी जब आपने ये एक नया काम शुरू करना है, हाँ उसकी दाल ट्रेंड बेरी बनाना आपने है, रखनी बिल्कुल है, ऐसे ही। ट्रेंड सेटर आपने होना जी है, जी या पायनियरिंग कह लें आपने जी करनी जी है, तो फिर तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। तो शाह साहब इस फील्ड में हमें अभी फिलहाल कुर्बानी देते ही नजर आ रहे हैं, हम सब लोगों के लिए, और हम सब लोगों के लिए एग्जाम्पल ही बने हुए हैं। और शाह साहब ऐसे बंदे हैं जिन्होंने, मेरा ख्याल है तकरीबन जो 80% लोग जो नए इस काम में हैं वो शाह साहब को देख देख के ही आए हैं। तो शाह साहब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि गोट फार्मिंग में मैनेजमेंट की क्या अहमियत है? अक्सर मैंने वो देखा जो चरवाए हैं जो सुबह निकले 8 बजे जाके, वो पकड़ा होता है वो टांगा से उन्होंने, वो दरख्त उतारते हैं, खिलाते हैं, घर ले आते हैं, मगरिब के टाइम छोड़ दिया, अल्लाह खैर चल। तो गोट फार्मिंग में गोट मैनेजमेंट की क्या हमें लगती है, इस तरह हम सेटअप बना के चलते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें। जी सबसे पहले जो चरवाहे होते हैं ना, वो गोट फार्मर नहीं होते, जी वो गोट कीपर होते कीपर होते हैं हैं या ऐसे। गोट ब्राउज़र होते हैं। वो बल्ब चरवाते हैं, जी जी फार्मिंग तो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। फार्मिंग किस चीज़ का नाम होता है कि जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है उससे एक ख़ास तरीके से वो काम लिया जाए। जी जी अब बाहर उधर से दरेक डालनी है, उधर से डालना है किक्कर, हाँ जी बीच में आ गया चौधरी, हाँ उसने 2 पत्थर बकरियों को मारे, 4 गालियाँ चरवाहे को निकाली, हाँ वो जी लेके इधर भाग गया। हाँ जी उसके 3 घंटे बाद उधर से ऊपर चक्कर लगा के आया, बकरियों को प्यास लगी। जी जी उन्होंने क्या प्रोडक्शन देनी है, क्या किसी ने लेना है? तो मकसद है कि फार्मिंग तो ये है कि आप इसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दें जानवरों को, उसमें रखें, उनसे ज़्यादा पैदावार। पैदावार लेना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे थे सानन बकरियां और 10 किलो दूध हाँ जी देती हैं। अब हमारे इधर फार्म पे चंद बकरियां ऐसी हैं, 2 पे तो आज हमने वीडियो कल बनाई थी, आज अपलोड की है अपने सही। चैनल पे। वो 2 बकरियां तो हमारे पास 8 किलो दूध देती हैं माशाल्लाह। एक दिन का। अब वही बकरियां अगर उनकी ब्रीड को, नस्ल को आगे चलाया जाए, जी जी तो एक वक्त आएगा कि वो 5-10 साल बाद वो उस ब्रीड में सारी बकरियां 8-10 किलो कैपेसिटी वाली आ आ जाएंगी। जाएंगे। जी जी मतलब कि यहाँ पे ब्रीड डेवलपमेंट पे काम नहीं होगा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। जानवर कैपेसिटी मौजूद है जानवरों में, लेकिन वो हमारी पाकिस्तानियों की जल्दबाजी, जी जी जल्दी जल्दी क्रॉस कर देने हैं, दूध का काम नहीं, इसलिए बच्चे बेच के कमाने के चक्करों में हाँ जी वो ब्रीड का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। जी 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 हाँ, वो क्रॉसिंग जो मैनेजमेंट है, क्रॉसिंग प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ जी फार्मिंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ भी नहीं लगते कुछ हैं। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। बस एक ही ज़हन में है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लें, जल्दी जल्दी बच्चे बेचें। और प्रॉफिट ले हाँ, हमसे तो वो ब्रीड इस चक्कर में ना ख़राब हो रही है। खराब होगी। सही 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 सही। तो शाह साहब मेरा जिस तरह मैंने आपका भी सेटअप देखा है, आप आजकल वो और भी उस सेटअप आए हुए हैं जो एलिवेटेड शेड्स वगैरह बने हुए हैं गोट फार्मिंग के लिए, तो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है गोट फार्मिंग के लिए? एलिवेटेड। एलिवेटेड ही। हाँ, पाकिस्तान के माहौल के लिए, क्योंकि गर्म माहौल है यहाँ पे। जी जी अब यूरोप में देखें नीचे वो पराली वगैरह डालते हाँ हैं, जी बिल्कुल। तो उधर ठंडा माहौल है, हाँ जी तो वो पराली डालते हैं, फिर उसे तब्दील भी करते हैं, उनका खर्चा बड़ा होता है उसमें। जी जी तो हमारे गर्म माहौल है, हमारे लिए एलिवेटेड सबसे अच्छा है। सब- जो मेरे अपने मुशाहिदे में जो बात आई है ना, वो ये है कि 8-10 फुट ज़मीन से ऊंचा हो, हम्म, हवा की क्रॉसिंग नीचे से अच्छी हो। अच्छी हाँ, सही सही। जितना जानवर
नज़दीक होगा हम्म, अपनी फीसिस से, अपने पेशाब से, उतना ज़्यादा उसे डिस्टर्ब खतरा होगा रहेगा बिल्कुल। मतलब बीमारी का। जी जी। तो अगर हम अच्छा एलिवेटेड शेड बनाते हैं जो चारों साइडों से हम्म, हवादार हो, सर्दियों में हम उसे तिरपाल से ढाँप दें, डाल देते हैं, सही तो सही मैं समझता हूँ वो बेस्ट सॉल्यूशन है। सही सही सही। तो शाह साहब, मेरा क्वेश्चन एक और है कि ये अब मैनेजमेंट के हवाले से जो क्वेश्चन जा रहे हैं, इसमें जो बेस्ट ब्रीडिंग सीजन है वो उसके वाले से आप क्या कहते हैं? अक्सर मैं आप ये एडिशन कर दूं, जो मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके एलिवेटेड शेड है, वो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब आपका एलिवेटेड शेड है, कंट्रोल आपका इन्वायरमेंट है ना, तो आपको ब्रीडिंग सीजन्स जो हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं, ये किसने आप वो जो जिन्होंने कहा है वो कर रहे थे ये इस तरह हाँ की जी, वो बात कह बात रहे हैं किधर? लाहौर में। देखिए हर बंदे का एक अपना नज़रिया जी जी। है। हमने तो देखना है हमने काम किस मकसद के लिए करना है। हम्म, अब देखिए जैसे बात हो रही है कि हमने बकरियों से दूध लेना है और प्रोसेस करना है। जी जी। अच्छा अगर हमने पूरा साल उसकी सप्लाई देनी है तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें फिर साल में 2 बार ब्रीडिंग लेना लेना पड़ेगा पड़ेगा बिल्कुल। जानवरों से, फिर ही हम पूरा साल सप्लाई दे पाएंगे। हम्म, तो जो सबसे बेहतर क्रॉसिंग सीज़न होता है ना वो होता है अक्टूबर। जी जी। अक्टूबर के महीने में जो बकरियां क्रॉस होती हैं वो दूसरे या तीसरे महीने में बच्चे देती हैं, हम्म, और जो तीसरे महीने में बकरियां क्रॉस होती हैं ना वो आगे जाके 8वें 9वें महीने में बच्चे देती हैं। सही सही सही। तो वो बड़ा मोतदिल मौसम होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और ज़हन में आ गया इस तरह। आपने शायद मैंने कहीं पे आपकी वीडियो देखी थी, शायद आपकी बात थी कि जो हमारी जो दूध वाली बकरियां होती हैं, हम उनसे साल में एक दफ़ा ब्रीड लेते हैं। जो मतलब कि जिनकी दूध की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, हम उससे मतलब 2 बार ब्रीड लेते हैं। तो आप ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? देखिए जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है हमने तो वो जानवर तकरीबन ख़त्म कर दिए। सही सही सही। हाँ, क्योंकि ये इस तरह आप देखें जितना मर्ज़ी आप काम कर लें नहीं, इस पे मिल्क मीट पे, मीट पे, हाँ जी। आपको मीट बेनिफिट नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। याद रखें, हम्म आपको हमेशा दूध बेनिफिट देता हम्म है। उसके पीछे वजह क्या? अब देखें एक बकरी दिन को एवरेज आपकी पूरे साल की एवरेज लगाना चाहिए 3 लीटर, अगर अच्छा दूध देने वाली बकरी हो ना साल का, जी जी। तो एवरेज 3 लीटर दूध दे, समझे बड़ा अच्छा जानवर है वो। जो हमारा मौजूदा सिनेरियो है इसके सुनाइए, तनाज़ुर सही में सही। कह रहा हूँ। वैसे तो साल में 305 दिन सानन दूध देती है और हाँ जी 5 लीटर तक भी एवरेज इनका आता है। हाँ जी। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में 3 लीटर अगर कुछ 305 दिन दूध दे तो समझे बड़ा अच्छा बहुत अच्छा दूध, जानवर हाँ है जी। वो। अच्छा वो 3 लीटर दूध उसका, हम्म सारी दुनिया में जो बकरी के दूध का कीमत है ना वो गाय से 5 गुना ज़्यादा है। हम्म, ये अलग बात है कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं जी जी और हम ये बात सुन के यहाँ पे हैरान होंगे। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि अगर सोना अमेरिका में महंगा है ना, जी जी ये नहीं हो सकता कि सोना यहाँ पे सस्ता हो कि बिल्कुल। हम खरीद नहीं सकते, सस्ता है। ऐसे ही कीमत तो वही है, वैल्यू वही है, वैल्यू वही ज़्यादा है बात है बिल्कुल। हमारी परचेजिंग पावर नहीं है, हम नहीं नहीं, ले सकते। बिल्कुल। अब 3 किलो वो दूध दे, हम्म, गाय का आज की जो कीमत है ना दूध की वो 150 रुपया के जी जी जी। है। अब उसे 5 से ज़रब दें, हम्म, अब पूरी दुनिया में गाय आप गूगल पे अगर लिखे ना जी। काउ वर्सेस गोट। गोट हाँ जी मिल्क जो कंपैरिजन हाँ जी। उसकी, तो गूगल के ऊपर स्पेशली सामने आ जाएगा कि बकरी का दूध पूरी दुनिया में गाय से 5 गुना महंगा होता है। वो इसलिए महंगा होता है, इसे रखने के खर्चे बड़े होते हैं, हाँ जी। थोड़ा दूध होता है, जी जी। यील्ड कम है, हम्म तो बड़ा महंगा पड़ता है। हम्म अच्छा वो 150 रुपये या 700 रुपये किलो हम्म पूरी दुनिया में बिकता है। हम्म, अब 2100 रुपये का रोज़ का दूध हो गया, जी जी। 2100 रुपया यील्ड आपको मिल सकती है मीट में? नहीं मिलती। नहीं मिलेगी। अगर हम जो इसका हकीकी रियल पोटेंशियल जिसे हम कह सकते हैं, हकीकी जो इस्तेमाल है बकरी का उसका दूध है, अगर जो इसकी बैनुल अक़वामी मंडी में जो उसकी कीमत है अगर वो कीमत हम लेते हैं हाँ जी, तो किसी सूरत में भी ये वारे में नहीं आती बकरी के गोश्त के लिए हम रखें रखें या बिल्कुल। उससे ज़्यादा तेज़ी से ब्रीड लेके कमाने के चक्करों में पड़े। हमें हर सूरत में ब्रांडिंग करके उसके दूध को प्रोसेस करके जी जी। इस कीमत पे बेचना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम गोट इंडस्ट्री को मतलब प्रमोट करें। डेयरी हाँ जी। इंडस्ट्री को प्रमोट करें या इसे एज अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के तौर पर लेके चलें। जी जी। अगर हम इसे सस्ता करने की कोशिश करेंगे ना तो कभी भी ये हो नहीं पाएगा। नहीं है बिल्कुल। आपके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, जी जी। इन्वेस्टमेंट आपकी बैक एंड पे करोड़ों रुपए की होगी, हाँ जी। तो आपको समझ नहीं, आप कहेंगे यार इधर करोड़ों रुपया लगाने के बजाय मैं इतना दा भट्ठा ही ला ला, मैं बिल्कुल कुछ ऐसे। ये कर लूँ वो कर लूँ। जी जी। इसलिए अगर आपने बकरी की को चाहते हैं कि इससे डेयरी सेक्टर पाकिस्तान में ये फ़रोग हम्म, पाए तो फिर इसकी जो इंटरनेशनल वैल्यू है ना जी उसको जी। समझना होगा, और वो उसको हासिल करने के लिए हमें यहाँ पे मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी करनी पड़ेगी, सही सही सही। या फिर एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, शाह साहब, एक क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा ये है कि जो आपने एनिमल ब्रीड की सिलेक्शन की थी, जी
तो जब 6 साल पहले जब आपने इस चीज़ पे फोकस किया था, तब आपने क्या चीज़ देख के इनकी सिलेक्शन की थी और किस ब्रीड को आपने चूज़ किया देखिए 6 साल पहले तो हमें पता ही किसी बात का नहीं था। सही। उस वक़्त तो हमने टेडी ब्रीड सिलेक्शन की थी। था? सही, सही। और उसके बाद फिर मिक्स कर ली, फिर उसके बाद गुजरात नस्ल की कर ली, फिर ये अमृतसरी जो फैसलाबाद, साहिवाल, जी, जी। चीचा वतनी, बिहाड़ी, बूरेवाला, शेखपुरा ये सारे इलाके में ये पाई जाती है। सही, सही, सही। तो ये हमारे नज़दीक के इलाके हैं। जी, जी। अच्छा एक डेयरी एनिमल था, इसलिए हम इस पे फिर शिफ्ट हो गए। सही। यही देखा कि दूध अच्छा देती है। दूध अच्छा हाँ, देती है। 3, 4, 5 किलो दूध दे देती है। सही, 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 सही। तो शाह साहब ये आपको मतलब जब आपने टेडी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर आपको कितना टाइम लगा रियलाइज़ करने के लिए कि यार ये सिलेक्शन गलत किया? उसके बाद हमें कुछ तकरीबन कम से कम भी कोई 8-10 माह लगे। अच्छा, सही। उनका रिज़ल्ट देखा, सोचा यार ये फ़ायदा क्या, खर्चा तो इतना ज़्यादा है, हाँ जी। तो ये क्या फ़ायदा है, बच्चे भी इनके पाल लें, रख लें 6-8 माह, उसके बाद कसाई को दें, 15,000 का 12,000 का वो आपसे सारा बच्चा लेगा। जी, जी। फ़ायदा क्या हो सकता है, खर्चा उसमें हमारा 30,000 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो वो पता चला कि ये हमें बस यूट्यूब यू सारा ये यूट्यूब की चीज़ें हैं सारी। बातें ये सारी हाँ। अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं है। तो शाह साहब अब जिस तरह के अब मॉडर्न गोट फार्मिंग कर रहे हैं आप भी इधर और काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो आपने अपने जानवरों की इमरजेंसी के लिए एड देने के लिए कोई फर्स्ट एड किट यहाँ पे रखी है, मतलब कि उस पे फोकस किया आपने कुछ? हाँ, फर्स्ट एड किट तो है हमारे पास। है तो मतलब कि मोस्टली इमरजेंसी केसेस क्या आते हैं बकरियों के, जो मतलब कि उसके रिलेटेड जो हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए? जो बकरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा केस आता है वो पेचेस का आता है, हाँ जी। डायरिया का। हाँ जी। डायरिया का बुनियादी वजह 1-2 वजह आती बनती है। एक तो यह है कि जब आपके गंद होगा, जी, जी। पानी गंदा हो हम्म। या खुर्रियाँ गंदी हों, जी, जी। उसमें से कोई इन्फेक्शन चली जाए जानवरों को, तो उससे डायरिया हो जाता है। दूसरा ये है कि जब आपकी फीड मैनेज ना हो, आप कह लें कंसनट्रेट ज़्यादा डाल दें, वंडा ज़्यादा आप डाल दें, या आपको सब्ज़ चारा इस तरह का डाल दें, या कोई फंगस वाली चीज़ डाल दें, आप कुछ भी ऐसा, तो उससे फिर डायरिया हो जाता है। सही, सही, सही। तो सबसे ज़्यादा डायरिया का आता है। जिस फार्म में डायरिया नहीं है, समझिए वो फार्मर कामयाब है। कामयाब है, सही, सही। तो शाह साहब जो वैक्सीनेशंस होती हैं जो गोट्स की, तो आप ये इनको किस तरह फॉलो करते हैं वैक्सीनेशंस को? वैक्सीनेशंस को तो हम फॉलो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। उसके पीछे वजह ये है, अब 3 साल हो गए हैं वैक्सीनेशन जानवरों की नहीं की हमने। अच्छा। हाँ, तो वजूहत यही है कि हमें जो वैक्सीनेशन करने आते हैं यहाँ पे, जी, जी। तो सरकारी वैक्सीनेशन होती है जी, जी। तो वो उसकी क्वालिटी क्या है वो हमें नहीं पता होता, बिल्कुल। कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती। हाँ जी। हमारे एरिया में जितने लोगों ने भी जानवरों को वैक्सीन करवाई, तो उनके जानवर अगर ज़िंदा थे तो फिर वो बिल्कुल ही ज़िंदा नहीं रहे, अच्छा। तो वो मारे गए, सही। तो बीमारी फैल गई। हम्म। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि जब जानवर सेहतमंद है, वो इम्यून है, उसमें इम्यूनिटी इतनी है कि वो छोटी मोटी बीमारी वैसे ही हैंडल झेल कर लेगा। सकते। सही। तो वो बस हम यही मंशूर है कि उसको मोटा ताज़ा रखें, इम्यूनिटी बनी रहे। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देने का मकसद कोई नहीं, क्योंकि करोड़ों सालों से ये जानवर दुनिया में चलते आ रहे हैं, और ये अपने बलबूते पे ही अपनी जो है ना इनकी इम्यूनिटी, उसके ज़रिए ये बीमारियों से लड़ते आ रहे हैं। तो हम जब इन्हें मसनूई इम्यूनिटी पे लेके जाते हैं, तो फिर इनका हिसाब भी ये ब्रायलर चिकन वाला हो जाना है। अच्छा। तो थोड़ी सी वबा ही नहीं थी, बीमार हो गए नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ अपना ज़ाती ख्याल है ये, इसमें कोई ये नहीं कि ये ठीक ख्याल है, अपना ज़ाती ख्याल है, एक्सपीरियंस है, वो ये है पर्सनल कि एक्सपीरियंस जी। हाँ, ये जानवर सेहतमंद हो, इंसान सेहतमंद हो, वैक्सीनेशन के बगैर भी वो सर्वाइव कर सर्वाइव कर मतलब सकता है। हम अगर हज़ारों लाखों साल सर्वाइव करके इधर पहुंच चुके हैं जी, जी, जी। 20वीं सदी में, तो ये वैक्सीनेशन तो 20-30 साल ही हुए होंगे बनी है। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इनके बगैर भी हम आगे चल सकते हैं। तो शाह साहब कभी आज तक आपके फार्म पे कभी वो पीपीआर का, एंटारोटिक्सेमा का, इस तरह का कोई अटैक आया? शुरू में कुछ मिसाइल होते थे, हाँ जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला होता था वो एबार्शन का होता था शुरू में। जी। तो वो हमने हिसाब लगाया कि इनकी फीड जो है ना वो ठीक नहीं है, इनको जो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए खुराक में वो नहीं मिल रही। खासतौर पर जब बकरी 3-3.5 माह की हामला होती है, जी। तो अगर उधर खुराक उसे कम मिले तो वो बच्चे गिराती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये मसला आया था, वो हमने अपने फिर उधर ही हमने सीखा कि सब्ज़ चारा नहीं डालते थे। वो चारे को जब खुश्क किया, वो ड्राई मैटर बेस हो गया, जी, जी। जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होगी, तो बार्शिंग का मसला हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, हाँ, सही होगा। शाह साहब ये तो चले मैंने क्वेश्चन किए सारे आपसे गोट फार्मिंग के, और मैंने आज तक कभी मोस्टली लोगों को, खैर नहीं, मैंने जो मेरी सामने से आंखों के सामने से वीडियोस गुजरी हैं, मैंने नहीं देखा जो गोट के बच्चों की फार्मिंग पे कोई किसी ने बताया हो चीज़ें। अक्सर फार्मर रो रहे होते हैं जी मेरे इतने बच्चे मर गए पैदा होते ही, ये हो गया, और मतलब इसके ऊपर मैंने देखा भी नहीं है कि बहुत लोगों ने कहीं लेक्चर्स वगैरह दिए हों या बताया हो कि यार इसको इस तरह किस तरह कवर करते हैं।
हर बंदा मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो ब्रीडर या मेल गोट्स को, फीमेल गोट्स को, प्रेग्नेंट गोट्स को, इसकी फार्मिंग को ही आगे प्रमोट कर रहा है। तो जो गोट फार्मिंग में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं आपकी, तो इनकी जो किड्स की मैनेजमेंट है वो किस तरह आप करते हैं यहाँ पे? वो बड़ा आसान काम है। जी देखिए, ज़िंदगी अगर आपने अच्छी गुजारनी है अपनी जी जी। और अपने जानवरों की, हम्म। तो आप सादी ज़िंदगी अपनाएं। जी। ठीक है, ये ज़्यादा वैक्सीनेशनें, ज़्यादा एंटीबायोटिक हम्म। अद्वियात का इस्तेमाल हम्म। और ये प्रोटोकॉल इस तरह के अजीबो-गरीब देसी नुस्खे, ये जी काढ़े, ये सारी चीज़ें, जी जी। ये बिला मकसद काम है। सही। सादी ज़िंदगी जितनी आप अच्छी गुजारेंगे, उतना आप सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी अपनी भी आपकी हो जाएगी, जी जी। जानवरों की हम्म। भी। एक ख़ास रूटीन होनी चाहिए जानवरों की, जी जी। सादी सी। वही वही चारा, खुश्क चारा, वही सारा वंडा, वही हम्म। अजनास, वही सारी चीज़ें, वो जो सारा साल इनकी रूटीन होती है, वो उन्हें दें। हम्म। बच्चे जब कुछ 1 डेढ़ हफ़्ते के हो जाएँ, तो वही अजनास, वही सारा कुछ हम्म। पीस के उनके सामने रख दें, हम्म। साथ पानी रख दें। हम्म। वो बड़े होंगे 1 डेढ़ माह के, तो वो जो बकरियाँ खा रही हैं, वो भी खाने कहाँ लग शुरू जाएँगी। कर जाए? कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि इज़ाफ़ी तौर पे ये करें, वो करें, टीके लगाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ सादे तरीके से बच्चों को पालें, 2 टाइम दूध पिलाएँ सुबह-शाम। हाँ। तो उनके आगे उनके वालिदैन जो खाना खा रहे हैं, वही रखें। वही तो रखें इसे। पीस के रख दें, छोटे होते हैं, खा नहीं हाँ जी सकते। हाँ जी। जब 1 डेढ़ माह के हो, तो वो साबुत खाने लग जाते हैं। तो शाह साहब, जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए जो दूध है वो हमें मतलब 3 टाइम नहीं करना चाहिए, या माँ के साथ छोड़ दें, जब दिल करे वो पी ले और मतलब कि पेट भरा नहीं, रहे? नहीं, माँ के साथ छोड़ेंगे तो बीमार हो जाएँगे। अच्छा। हाँ, वो माँ भी तंग आएगी, हाँ जी। बल्कि माँ को उसके थान-वाने ख़राब होने का भी खतरा रहता है। अच्छा। सही। टक्करें मारते हैं ना बड़ी हाँ जी जोर हाँ से। जी हाँ जी। तो बार-बार जब वो दूध पिएँगे, हम्म। थान का मुँह खुल जाएगा। सही। जब दूध निकालते हैं ना एक बार, हाँ जी। तो 20-25 मिनट बाद उसके थन के मुँह के ऊपर वैक्स आ जाता है, कुदरती, जी जी। जो कि बच्चे के मुँह में जो थूक होता है ना, हाँ जी। उसके ज़रिए वो वैक्स बन जाता है उसके थन के ऊपर। सही सही सही। तो वैसे भी कुदरती तौर पे भी थन बंद हो जाते हैं। जी जी। तो बार-बार बच्चा पी रहा है, फिर वो थन खुल रहे हैं, तो बार-बार बकरी बैठ रही है, जी जी। तो उसके मास्टाइसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। सही। तो इसलिए बच्चे को सिर्फ 2 टाइम ही सुबह-शाम दूध पिलाएँ, सर्दियों में। सर्दी में। हाँ, गर्मियों में आप उसे 3 टाइम पिला लें, 1 डेढ़ हफ्ता। सही। उसके बाद वो थोड़ा-सा छलांगे लगाने लग पड़ता है। हाँ जी। उसके आगे वो पीस के उसके वालिदैन का जी जी। खुराक है, वही रखें, पानी रखें, वो हाँ तो हाँ। खाने भी लग पड़ता है। सही। फिर 2 टाइम काफ़ी है। दूध ज़्यादा नुकसानदेह होता है बच्चों के लिए, ये याद रखें। अच्छा। हाँ, वो दूध जी। आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली आपने कम करना होता है हम्म। और इनकी जो इनटेक है, हम्म। खुश्क राशन की, वो बढ़ानी होती है, बढ़ानी होती ताकि इनका मैदा जल्दी से बने है। सही सही। और दूध कम पिएँ। दूध के देखिए, ये डेयरी सेक्टर है, जी अगर जी। हम दूध इन्हें पिलाएँगे तो हमें नुकसान है। नुकसान होगा बिल्कुल। इसलिए जल्दी से हमने इनको दूध छुड़ाना है, हम्म। जल्दी से खुश्क खुराक को लेके इन्हें जाना है। तो शाह साहब, आजकल मार्केट में वो अक्सर मिल्क रिप्लेसर आए हुए हैं कि अगर आप बकरी का दूध नहीं देना चाहते बच्चों को तो ये रिप्लेसर पिला दें, तो उसके बारे में क्या कहते हैं वो? हो सकता है रिप्लेसर को बकरी का भी आया हुआ है, वो गाय का होता है। गाय का ही बकरी बच्चों को पिलाई जा रहा है। नहीं, गाय के रिप्लेसर में प्रोटीन मेरे हिसाब से ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा-सा पानी हो सकता है ज़्यादा डालना पड़े, लेकिन हाँ मेरा जी। इल्म नहीं है इस बारे में। हाँ हाँ क्योंकि गाय के जो दूध है, इसमें 4% फैट है, बकरी में 3.5 आ रही है, जो हम हाँ जी। कर रहे हैं अंदाज़ा। सही सही सही। ज़्यादा भी होती है वैसे। तो इसलिए रिप्लेसर पे पाला जा सकता है, दुनिया में पाल रहे हैं लोग। हाँ जी। हो सकता है कोई मसला क्योंकि पाल वो तो सकते हैं। बहुत चीप पड़ता है आपको, मतलब अगर आप डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो बकरी का दूध आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और बच्चों को रिप्लेसर पे पाल रहे हैं, तो फिर वो लाइक। देखिए, ये भी हो सकता है ना कि आप 2-3 हफ्ते माँ का दूध पिलाएँ जी जी। फीडर में, जी जी। तो उसके बाद उसमें गाय का दूध मिक्स करके गाय की एवरेज बढ़ाते जाएँ, हम्म। तो 1.5 माह तक वो मुकम्मल गाय पे चला जाए, हाँ हाँ। तो वो आप बकरी का दूध इस्तेमाल कर लें। तो शाह साहब, बच्चों को आप जो दूध पिलाते हैं ये इनके बॉडी वेट का कितने परसेंट कोई कैलकुलेशन करते हैं इसका? वैसे अमूमन 10% पीते हैं। अच्छा। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो थाके रहता है, तो ज़्यादा नहीं ज़्यादा आज गया। हाँ सही। तो मैं समझता हूँ कि 10% ही पिलाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं नहीं पिलाना। मतलब पिलाना। एक बच्चा 5 किलो का है, हम्म। तो 500 ग्राम उसे पिलाना चाहिए 24 घंटे में। जी जी। तो इतना काफ़ी होता है। हम उसे इतना ज़्यादा पिला देते हैं कि उसमें ग्रोथ मुतासर होती है, मुतासर होती है। क्योंकि वो खाना लेट शुरू करते हैं, जी जी। मैदा लेट बनता है, इस तरह उनके डायरिया के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। हम्म। इसलिए दूध उतना ही पिलाना चाहिए जितना रिकमेंड हो, और वो बॉडी वेट का 10% ही है। और जी जी बोल। जी, मैं 10 किलो का बच्चा पीने को तो 2 किलो पी जाएगा, जी जी। लेकिन अगर वो उसे 10% 1 किलो है, जी जी। आधा किलो 2 टाइम पिला दें, हम्म। तो उसकी भूख रहेगी तो क्या होगा, वो खाना खाएगा, वो पानी भी पिएगा, सही। तो उसको जल्दी-जल्दी वो दूध छोड़ भी देगा और उसकी सेहत दूध पीने वाले बच्चे से ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छी हो जाएगी। उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो डेयरी फार्मर है उसके लिए भी उसके ये लिए चीज़ फ़ायदा। फ़ायदेमंद है।
तो ये जो आपने 10% बताया बॉडी वेट का, जो अडल्ट साइज जो है इनके मेल फीमेल में गोट्स के, तो इनमें मोस्टली जो पाया जाता है जो बॉडी का परसेंटेज है 3 से 4% पाया जाता है। अक्सर मैंने सुना है कि इतने परसेंट आपने खाना खिलाना है इनको। हाँ। तो ये वही प्रोटोकॉल ठीक है, इनके लिए हम ज़्यादा एक्सेस ना करें। देखिए ये बकरियों में तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, बच्चों में तो हो सकता है, हम्म, क्योंकि हमने उन्हें जल्दी-जल्दी दूध छुड़ाना होता है और जी जी। ठोस ग़िज़ा पे लाना होता है। हम्म, उसकी उनकी परसेंटेज के मुताबिक अगर चलें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सही सही सही। बकरियों में नहीं फ़ायदेमंद। अब हम्म, बकरियों की खुराक का 70-80% जो रेफिजीज होते हैं, जी जी। चारा जात ये होता है, हम्म, खुश्क चारा जात। जी जी। तो वो हम कैसे देखेंगे कि एक बकरी ग्रोइंग में जी जी। बढ़ रही है, हम्म, एक बकरी हामिला है, एक बकरी दूध दे रही है 3 किलो, एक बकरी 6 किलो दे रही है, हम्म, एक बकरी 7-8 किलो दूध दे रही है, तो कैसे हम मैनेज करेंगे? सही सही। हर एक बकरी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। हम्म, बकरियों की अपने जिस्मानी वज़न के 3% से लेके 6% तक रिक्वायरमेंट होती है। जी जी। इसलिए हम ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। हम हम्म, इसमें मैनेज किस तरह कर सकते हैं कि रेफिजीज जो चारा जाते हैं उन्हें फ्री चॉइस दें। हम्म, जो उन्हें हमने कंसंट्रेट्स देने हैं ना जी वनडे, जी। जो कि उनकी खुराक का सिर्फ 20% या 30%, वो हम उनके दूध के हिसाब से दें। सही तो सही 3 सही। किलो दूध पे 1 किलो कंसंट्रेट का कंसर्न दें। रहते हैं, सही हाँ। सही सही सही। ठीक है। अच्छा शाह साहब, जो जो फीड होती है ब्रीडर के लिए, प्रेग्नेंट के लिए, जो खाली बकरी है, बच्चे के लिए जो स्टार्टर होते हैं, ये चारों डिफरेंट होती हैं, या मतलब कि आप जिस तरह आपका TMR है वो TMR ही हम खिलाते हैं इन्हें, ब्रीडर को भी, फीमेल को भी, मेल को भी? देखिए बात पता है क्या है, इस पे ये भी एक पूरी न्यूट्रिशन साइंस है। हाँ जी। हाँ, हर एक जानवर की रिक्वायरमेंट असूली तौर पर अलग होती है। जी लेकिन हम देखें इंसान है घरों में, जी। बच्चे, बूढ़े, माएँ, बाप, दादा, दादी, वो जैसा भी है वो एक ही खुराक खा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल एक ऐसे। ही सालन बनता है, एक ही हाँ जी। रोटी के साथ सारे हाँ खा जी। लें। तो बुनियादी तौर पे खुराक एक जैसी होती है। हाँ जी। थोड़ी सी वैल्यूज़ ऊपर नीचे होती है। ऊपर मैं किसी नीचे। को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हम्म, किसी को फाइबर ज़्यादा चाहिए, जी जी। किसी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, इस तरह। जी जी। तो एक बैलेंस डाइट बन जाए वो सब पे भी चल जाती है। सही सही अगर सही। हम सेग्रीगेट कर लें उसे अलग-अलग तो जी जी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शाह साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप माशाल्लाह 6 साल से काम कर रहे हैं, तो आपके फार्म पे मोर्टेलिटी रेट क्या रहा है? पहले तो काफ़ी ज़्यादा था, 10, 20, 30% तक भी रहा है शुरू-शुरू में। हम्म, तो कम होता-होता अब बड़ा डाउन हो गया है। हम्म, अब तो मेरे हिसाब से 2-3 माह हो गए हैं, कोई जानवर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान है हाँ। जो नेचुरल मौत है, तो मोर्टेलिटी कुछ-कुछ ना। हो जाते हाँ हैं, जी, हाँ जी। कुछ जानवर बाज़ औक़ात हार्ट अटैक का मसला हो गया अचानक नहीं पता चलता। अच्छा। कोई हामला बकरी है उसे टक्कर लग गई, वो इतनी शदीद लगी कि वो खुद ही मर गई। अच्छा। बच्चे तो फेंकने दूर की बात है। जी जी। या कोई ये भी हो जाता है किसी का सर फँस गया बच्चे का जाली में, जी जी। हाँ तो हाँ। वो दूसरों ने आके उसे मारना शुरू कर हाँ जी, हाँ दिया, जी, हाँ जी। डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। लंगड़ा हो गया। जी जी जी। छोटा-मोटा चलता रहता है, ओवरऑल हम्म, मॉर्टेलिटी ना होने के बराबर है। जी जी जी। 2% क्या नहीं आप। 2%। हाँ, बस ठीक हो गया। 2-4% मैक्सिमम बस। चलिए शाह साहब, अब बातें हैं इसके बिजनेस की साइड पे के। शाह साहब, एज आ बिजनेस आप क्या कहते हैं, इसको किस तरह का बिजनेस है, और आप इन्वेस्टर्स को जो हैं, जो इसको एज अ शौक नहीं एज अ बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन करते हैं आप? बिज़नेस तो मैंने बताया ना कि जो बंदा डेयरी सेक्टर के हम्म, तौर पे इसे अपनाना चाहता है वो अपना ले। हम्म, पर उसके लिए उसे जो बैनुल-अक़वामी मेयार हैं इसके, जी जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हम्म, कि जिस तरह इसका दूध बिकता है या जिस तरह इसके दूध को प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बिकती हैं, जी जी। उसी तरह ही उन्हें प्रोसेस करें और हम्म, उसी रेट पे ही यहाँ पे बेचें। हम्म, अगर उस रेट पे नहीं बेच सकता तो हम्म, एक्सपोर्ट करे। हम्म, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर नुकसान में जाएगा। नुकसान में जाएगा। सही हो गया। तो शाह साहब, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने इसको माशाल्लाह स्टेबल किया है अच्छा खासा, तो अभी तक आपकी जो इस फार्म की जो अर्निंग है, या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है इस फार्म से, तो वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है, या बस ब्रेक इवन पे चल रहा है अभी? ब्रेक इवन के पास हम जा रहे हैं, अब अच्छा काफ़ी अच्छा। हद तक पहुँच गए हैं। पहुंच गए। हाँ, जब तक हमारी सारी जितनी भी बकरियाँ, उन सब का दूध आगे फ़रोख्त नहीं हो जाता ना या जी प्रोसेस नहीं हो जाता, जी जी। तो उस वक़्त तक कह लें कि हम कभी भी मुनाफे में नहीं जा सकते। हम्म, अभी हमने बताया कि घी तो बना लिया, जी जी, बोला। आगे हो सकता है कि अब चीज़ बनाना का सोच रहे हैं, हाँ जी। या कोई दूध पैक करके हम्म, कोई सुपर स्टोर्स में बेचने का कुछ सोच लेंगे। हम्म, तो बस ये असल में इतना बड़ा बिज़नेस मॉडल नहीं है ये। हम्म, ये एक छोटा-सा बिज़नेस छोटा सा मॉडल है। तो लेकिन इसमें भी करोड़ों रुपया इन्वेस्ट है। होता है, बिल्कुल। तो अगर हम सप्लाई चेन की बात करते हैं ना, फिर हमें सेटअप इससे कितने कई गुना ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है। सही। तो वो इधर आके इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम आता है। अब एक तो रिस्क पे इन्वेस्टमेंट, हाँ नया जी, बिज़नेस है, नई बिल्कुल। ब्रांडिंग करनी है आपने। क्या बनता है, क्या नहीं बनता। ये ये सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। मार्केट में जाके पता लगेगा।
तो शाह साहब आप अपने फार्म की जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप पब्लिक को कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सर? हमने ऑयल बनाए हुए हैं, हम्म, एक प्रोबायोटिक ऑयल के नाम से है, जी जी। एक मदर केयर ऑयल के नाम से है, हम्म, तो एक हामला बकरियों के लिए, एक वैसे सारा साल देते हैं बकरियों हम्म, को। इसके अलावा हाजमे वाला मसाला है, हम्म, और इसके अलावा वो 8-10 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। जी जी। वो मतलब जो हमारा नंबर ऑफिस का नंबर मैं दे देता हूँ, जी जी। 0313 71 74 113, उस पर आप कंटेक्ट करके सारी मालूमात ले सकते हैं। ठीक होगा। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें 10-12 होंगी कम होगी। शाह साहब जो आपने मतलब कि साथ में प्रोडक्ट्स वगैरह साथ में ऐड की हैं अपने बिजनेस में, तो आपका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो प्रॉफिट नहीं चले कहते हैं, ये ब्रेक इवन पे भी आ रहा है, वो इन प्रोडक्ट्स से है या बकरियों से है? तो ये कुछ ना कुछ यहाँ से भी आता रहता है, हम्म, कुछ ना कुछ। हम्म, अब देख, कल हमने 2 जानवर फ़रोख्त किए हैं 80-90 हज़ार के, हम्म, तो वो इधर ही खर्चे में ही सारे इस्तेमाल हो जाने जी हैं जी पैसे। सही। तो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बिकती रहती हैं। अब माशाल्लाह। हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई 15 के करीब तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मुख्तलिफ शहरों में, सही सही। जो ये प्रोडक्ट्स हमारी बेचते हैं। उसके अलावा हमारा TMR बुनियादी प्रोडक्ट है, तो TMR भी पिछले कुछ 1.5-2 साल से मेरे हिसाब से चल चल रहा रहा है है, वो सही भी सही सही। कामयाबी से। तो वो भी सारी आमदनी ये हमारे लिए यहाँ पे, मतलब ये मिल मिला के कुछ मेल हम मिला चला के। रहे हैं इस काम को। जब हाँ। तक मैंने कहा कि दूध का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं होता डेयरी सेक्टर बकरियाँ कामयाब नहीं होती, जब तक हम अभी दूध का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सही सही सही। जिस दिन करने लग पड़े ना, तो फिर ये फार्म एक साइड पे हो जाएगा, बाकी सारी प्रोडक्ट्स एक साइड एक पे हो साइड जाएंगी पे हो और जाए। इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो शाह साहब जो आपने वो टीएमआर की बात की है, टीएमआर जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले आप ही थे पहले, मैंने तो आपको ही देखा था। तो बस वो करते 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 सर्च करते करते हम्म, बात वही आ गई ना कि जब काम हम छोड़ते नहीं है ना, एक वक्त आता है कि हम किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। जी जी। तो बस पहले चराई पे हमने जानवर रखे, फिर सब्ज़ चारे पे रखे, तूड़ी भी खिलाई हमने, हम्म, फिर उसी चारे को खुश किया। हम्म, फिर ज़हन में आया कि क्यों ना इसी चारे को फिर इंटरनेशनल फार्मूलेशन जो है वंडों की वो देखी। हम्म, फिर ज़हन में आया कि क्यों ना इनको मिक्स करके हम्म, तो फीड बना ली जाए, वही डालें सिर्फ, स्टोर भी हो जाएगी। हम्म, फिर फीड मशीनें लाई, वो क्रशर बनवाए, चाइना से मंगवाया, हम्म, फिर वो क्रश करके अपना फीड बनाई। फिर अब तो क्या है कमर्शियल यूनिट फीड का लगा हम्म, दिया। तो मकसद है कि एक इरादा था कि ये काम को करना है। तो करते करते अकेले बने ना कि चले थे अकेले ही जानने अकेले हो, हाँ मंजिल, जी मिलते रहे, पता नहीं रास्ते मिलते गए कुछ वो इस लोग तरह, हाँ जी हाँ मिलते जी। गए, कारवां अब बनता बनता गया, गया, हाँ वो जी। बात है। तो लोग मतलब मिलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं आपकी, लेकिन आप अपने मिशन से, अपने मकसद से अगर नहीं पीछे हटते, नहीं हटते हाँ जी, तो मंजिल आप, मिल ही जाती है। हाँ, कामयाबी आपको मिल जाती है अगर इरादे आपके शाह शाह ठीक साहब हो। देखें, मैंने अभी ना काफ़ी लोगों को देखा है इस फील्ड में काम करते हुए। आपकी मुझे यही बात एक अच्छी लगती है कि आप जिद्दत पसंद आदमी हैं। मतलब कि आप इस काम को कर रहे हैं, आप लेटेस्ट तरीके से करना करना चाह रहे हैं। आप मशीनरी लेके आए, आप टीएमआर का कंसेप्ट लेके आए, इसको बनाया, इसको चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करके बनाया। तो मतलब आप एक बेसिकली जिद्दत पसंद आदमी, जो मुझे पर्सनली आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है। और हमारा भी ये होता है कि यार जो काम लेटेस्ट जो आजकल दुनिया में चीज़ें चल रही हैं हम वो नहीं कर सकते, चलो उसके करीब करीब तो कोई चीज़ करें ना कि रवायती तरीके से, वरना तो इतनी साल से पाकिस्तान में काम होता आ रहा है। कोई कर रहा है ये, जिस तरह चरवाहे कर रहे हैं, कीपर जिस तरह आपने कहा, वो क्यों नहीं कामयाब हो गए, या वो क्यों नहीं किस तरह सामने आए। तो यही चीज़ें हैं जो बंदे को आगे लेके आती हैं सर, और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, जो आपने हम जैसे लोगों को इस साइड पे लगाया है। तो बाकी आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो कि बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि बाकी लोगों की हेल्प होगी इससे भी, कि अगर कोई बंदा आपसे जानवर परचेज करता है, लेट्स सपोज मैंने आपसे परचेज कर लिया और मैंने आगे किसी और को सेल कर दिया, और वो बंदा वेरीफाई करना चाह रहा है कि यार ये आया कि जानवर गोटलैंड फार्म से आया हुआ है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? फिलहाल तो उसका तरीकाकार कोई नहीं है, लेकिन एक तरीका हो भी सकता है। जी। वो ये है कि हमने अभी चाइना से टैग मंगवाए हैं, जो कि उसके दुम में लग जाता है टीके के जरिए। तो फिर ये है कि वो एक 5,000 का इतना सा स्कैनर मिलता है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप वो स्कैनर रख लें, तो उसकी पूछल स्कैन करके चेक कर लो सही। कि ये कहाँ जिस से तरह है। आप मतलब पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कैटेगरी वही, हाँ जी कार्ड के सारा। लिए उसके चिप लगा दें या कोई हाँ जी। इसी तरह चेक हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई बंदा कह सकते हैं ना ये उधर क्या उधर क्या। जी जी जी। और पता है पाकिस्तान में फिर ये चीज़ें ये चलती हैं। चीज़ तो बहुत चलती है। हाँ, चले शाह साहब, आखिर में कोई आप मैसेज देना चाहते हो फार्मर हजरात के लिए जो देख रहे हैं सर आपको, क्या आप मतलब कि कोई मैसेज दें उन्हें? देखिए, फार्मर हजरात के लिए यही मैसेज है कि कोई किसी किस्म की भी फार्मिंग करे,
उसको जदीद बुनियादों पे करने की कोशिश करें। सेटअप को हमेशा छोटा रखें। जो उस शोबे में, आपके शोबे में जो मॉडल सेटअप्स हैं या जो कोऑपरेटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ताउन करने वाले हैं, फ्रेंडली हैं, उनके पास जाएं, उनका सेटअप देखें, उससे सीखें, उनसे क्रिटिकल क्वेश्चन करें, जिस तरह ये इन्होंने किए। तो ये इस तरह के सवाल करें, जितने ज़्यादा आप सवाल करते हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। तो वो जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उनसे आप अपने अंदर बेहतरी लेके आएँ। जो वो ठीक कर रहे हैं आप उससे भी आगे ठीक करने का सोचें। अपने सेटअप को छोटा रखें हमेशा। 3 साल का टारगेट रखें और उसी में से कमा के आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो फार्मर हज़रात हैं, ख़ास तौर पे ऐसे फार्मर जो नए किस्म के की फार्मिंग करना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में अब कई किस्म की बायोफ्लक्स फार्मिंग आ गई, BSF लार्वा फार्मिंग आ गई, उसके अलावा ये जो लार्वा मील फार्मिंग है, ये रैबिट फार्मिंग, गोट फार्मिंग, इस कई फार्मिंग है। मतलब जो हैं ज़राअत, उसमें भी इस तरह के काफ़ी सारे एडवेंचर आ चुके हैं। तो आप सेटअप को छोटा रखें, जदीद रखें। आप हमेशा अपने शोबे में वो लोग तलाश करने की कोशिश करें जो जिद्दत पसंद हो, उनको साथ लेके चलें। कोशिश करें कि कमा के अपने सेटअप पे लगाएं और आगे इस तरह बढ़ें। वो जो आपकी बुनियाद बनेगी ना कमा के आगे बढ़ने वाली, वो आपकी बुनियाद बड़ी मजबूत बन जाएगी। पैसा बाहर से लेके लगाना तो वो फिर आप उस तरह उस चीज़ को आगे लेके नहीं चल पाते, क्योंकि बुनियाद आपने उस तरह अपनी मेहनत से नहीं बनाई होती। जो पैसा आप मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो आप कमा के लगाते हैं। तो शाह साहब, इसमें गोट फार्मिंग में फ्यूचर जो है वो डेयरी का है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसमें चलते हैं? डेयरी एनिमल है तो फ्यूचर डेयरी में ही होगा। फ्यूचर डेयरी मतलब जो आज तक मतलब 75 साल तो पाकिस्तान हो गए ना, तो अभी तक वो किसी ने सोचा ही नहीं है कि डेयरी एनिमल है, इसको करें। तो जो बकरियां फारिग हो जाती हैं वो कसाईले जाते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं वो पहले कसाईले जाते हैं। तो हमारा मीट से शुरू होकर मीट पे खत्म हो जाता है। चलो जी, ये था आज का शाह साहब के साथ हमारा इंटरव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को इन क्वेश्चन से फ़ायदा होगा और आप सब लोगों को भी हमारी तरह इन्फॉर्मेशन जिस तरह हम लोग ढूंढ रहे हैं, आपको भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और शाह साहब का माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है और शाह साहब ने अपने एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ें एलेबरेट की हैं। उम्मीद है आप लोग वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो शाह साहब ने की हैं या हमने की हुई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।